हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ में, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। जितने भी यूपी ट्रिपल एस एएनएम के बच्चे हैं, इवन जो दीदियां हैं हमारी, बेसिकली बहुत ही सीनियर हैं और कुछ जूनियर्स भी हैं और कुछ हमारी हमजोली भी हैं। सो सभी को मैं ये बोलूँगी कि वीडियो को स्किप मत करना है। एज अ छोटी बहन या आप जो भी समझ सकते हो, मैं एक सजेशन है कि वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि जो मैं यहाँ पे आज 50 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, ये 50 क्वेश्चन से जरूर से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनसे आपको ये आइडिया लगेगा कि आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्योंकि जितने क्वेश्चंस मैं पहले करा चुकी हूँ, प्लस मैं एक आपको और सजेशन देना चाहती हूँ कि मैं जान रही हूँ कि आपको यूट्यूब पे उस हिसाब से नहीं मिलते हैं। ज़्यादातर मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग ना जो एमसीक्यूज दे रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल भी वो नहीं कर रही हूँ कि आपको डरा रही हूँ, लेकिन मैंने कुछ कुछ ऐसे चैनल देखे हैं। पहली बात, इतने चैनल नहीं है यूपी ट्रिपल एस सी के लिए, एएनएम के लिए, जो भी नर्स के बच्चे हैं, या एएनएम या जीएनएम के लिए। और जो भी हैं उनमें कुछ कुछ में देखे कि मैंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो वो बता रहे हैं ना, वो मतलब गलत हैं, वो सही नहीं लग रहे हैं। लेकिन अब मैं उनको कमेंट करके नहीं बताना चाह रही हूँ, लेकिन ठीक है, कोई इशू नहीं है। फिलहाल यहाँ पे आप ऐड हो सकते हो, मैं किसी का कोई वो नहीं कर रही हूँ। एक दो क्वेश्चंस में कुछ मिस्टेक लगी थी मुझे, तो मैं इसलिए बता रही हूँ। और उन क्वेश्चंस को मैं भी करा चुकी हूँ, बेसिकली वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो जो यहाँ पे मैंने थ्योरी का पोर्शन कराया है, प्लीज़ वो भी आप हमारी प्लेलिस्ट से जा करके देख लीजिएगा। प्लस मैंने यहाँ पे जो एमसीक्यूज कराने हैं, वो मैं एमसीक्यूज यहाँ पे करा रही हूँ। बेसिकली ये एक तरह से आप मॉक टेस्ट समझ लीजिएगा कि जो मैंने अभी तक पढ़ाया है उनसे रिलेटेड हम कुछ कुछ यहाँ पे समझेंगे। ऑलमोस्ट बच्चे इसका आंसर भी दे पाएंगे, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें आपको पहले पढ़ाई है। लेकिन आपको ये एक तरह से टेस्ट देना है, जिससे कि आपको ये आइडिया लग पाए कि हाँ, आपको कितना अभी तक आ चुका है। हो सकता है कि जनवरी में भी एग्जाम हो जाए, हो सकता है फरवरी में भी एग्जाम हो जाए, हो सकता है आगे भी एक्सटेंड हो जाए। लेकिन आपको अपनी तैयारी ना साथ ही साथ में करते रहना है। तो जैसे जैसे मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, बस आपको उस वीडियो के साथ में जरूर से चलते रहना है। आप चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड होता है ना, तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके। प्लस मैंने आप सभी को बताया था कि मैं जूम मीटिंग पे क्लास लेती हूँ, सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपीज़ में। आपको प्रॉपर तरह से मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, जिसमें मैं आपको एक एक चीज़ बताती हूँ। और मैंने बोला है कि सिलेक्शन एएनएम में कराने की जिम्मेदारी मेरी है। सो बेसिकली अगर आप वहाँ ऐड होना चाहते हो तो ऐड हो सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे क्लास करना चाहते हो तो यहाँ कर सकते हो। कोई भी फोर्स नहीं है, बस मैं आपको बता रही थी कि मैं वहाँ पे क्लास लेती हूँ जहाँ पे ऑलरेडी बच्चे ऐड है। ओके, कुछ नर्सेज ऐड है वहाँ पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है यहाँ पे। ये एक तरह से प्रैक्टिस सेट 1 है। हम प्रैक्टिस सेट ऐसे ही हम सोच रहे हैं ना, 14 प्रैक्टिस सेट करेंगे टोटल, 14 10 to 14 प्रैक्टिस सेट, जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। बेसिकली यहाँ पे अभी आज मैं 50 बता रही हूँ, फिर नेक्स्ट आपका जो प्रैक्टिस सेट 1 का पार्ट 2 होगा, ये पार्ट 1 है। जो पार्ट 2 होगा उसका भी वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा, आप उसके लिए चैनल पे बने रहिएगा, ठीक है। तो 50-50 क्वेश्चन का हम वीडियो बनाएंगे, आपको वो देखना है। तो शिशु में तेज दस्त के देखे जाने वाले लक्षण कौन कौन से हैं? मतलब अगर शिशु में जो तेज दस्त आता है अगर, तो उसमें क्या लक्षण होंगे, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा सा इसको पढ़िए, आप ऑप्शंस को, और आंसर करने की कोशिश करिए। मैं 1 सेकंड का बस टाइम ले रही हूँ, सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो डायरिया है, जो ये आप बोल रहे हो ना तेज दस्त, इसको हम डायरिया बोलते हैं, या फिर हम इसको एक और नाम देते हैं अतिसार, ठीक है, अतिसार। तो इसमें जो बच्चा होता है, या तो बार बार मतलब पॉटी जाता है, मल त्याग करता है, या फिर बहुत ही मतलब ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है ना कि बिल्कुल उसकी जो अंतड़ियां है ना, उससे बहुत ज़्यादा द्रव निकलने लग जाता है, तो इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा दस्त आने लग जाते हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यही है कि अंतड़ियां जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा अधिक द्रव होना, मतलब बहुत ज़्यादा लिक्विड होना, और अंतड़ियों का कम मात्रा में द्रव अवशोषित करना। जैसे हमारे पेट में बहुत सारा पानी हो गया, बच्चे के पेट में बहुत सारा पानी हो गया, लेकिन जो उनकी अंतड़ियां हैं जो आते हैं, वो इतना ज़्यादा कैपेसिटी नहीं रख पा रही कि वो सारा पानी डाइजेस्ट कर पाए, अवशोषित कर पाए। तो इसी वजह से क्या हो जाता है, बच्चों में डायरिया की में सामान्यतः दबी हुई तालू के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, मतलब डिप्रेस्ड फॉन्टानेल। तो ये हमारा दबी हुई तालू के रूप में हम बोलते हैं। तो शिशु में तेज दस्त देखे जाने वाले लक्षण हैं कौन सा? दबी हुई तालू।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राइस वाटर स्टूल मतलब चावल के पानी जैसा मल कब होता है। तो आपको दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि जब भी चावल का पानी के जैसा मल बहुत ज़्यादा निकल रहा है तो समझ जाना कि वो इंसान हैज़ा से बहुत ज़्यादा ग्रसित है। ठीक है, हैज़ा तभी बोलते हैं ना कि जब भी बहुत ज़्यादा पानी निकलने लग जाए वाइट वाइट, तो आप चेकअप करा लो, है ना। तो हैजा से संक्रमित व्यक्ति का मल चावल के पानी के जैसा हो जाता है, बिल्कुल ये सफ़ेद चावल के पानी जैसा है। और ये लक्षण गंभीर हैजा की वजह से ही होता है। और इस मल में गंध भी बहुत अधिक आती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण एड्स का संकेत है। इसमें से कौन सा है जिसमें एड्स का संकेत है, मतलब एड्स में कौन सी जो CD4 है वो लेस हो जाती हैं सेल्स या बढ़ जाती हैं, क्या होता है। तो देखो, हमने आपको बताया है कि रेट्रोवायरस होता है, हम आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहे हैं। रेट्रोवायरस होता है, तो रेट्रोवायरस के संक्रमण से क्या होता है, एड्स हो जाता है। और इस एड्स को हम HIV भी कहते हैं ना, ह्यूमन इम्यूनोवायरस। हम बोलते हैं ना कि HIV। अब ये क्या है, ये शरीर की जो T4 लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, जो ये प्रतिरक्षा तंत्र होता है, इसको नष्ट करने में हेल्प करती हैं। अब इसमें क्या है, जिससे क्या होता है, जो शरीर में कैपेसिटी होती है, प्रतिरक्षा क्षमता जो होती है, वो समाप्त होने लग जाती है, खत्म होने लग जाती है। तो जो HIV प्रतिरक्षा तंत्र की सहायता से जो टी कोशिकाएं जो हेल्प करती हैं, उनको वो संक्रमित कर देता है। और इसी में क्या होता है, 200 कोशिका पर मिलीमीटर क्यूब से कम स्तर CD4 गणना हो जाती है। और एड्स जो है इसी तरह से लक्षण को प्रदर्शित करता है। तो बेसिकली जो आंसर है कि CD4 काउंट लोअर देन 200 सेल्स। तो जो CD4 सेल्स हैं उनका 200 सेल अपॉन mm³ से कम हो जाता है, उनका जो काउंट है वो 200 से कम हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ है जो गुर्दे की विफलता में प्रतिबंधित है, मतलब विच एमंग द फॉलोइंग फूड आइटम इज रेस्ट्रिक्टेड इन रीनल फेल्योर। तो आपको बिल्कुल दिमाग में रखना चाहिए कि गुर्दे का जो प्रमुख अपशिष्ट उत्पाद है उसको हटाने के लिए और रक्त को पूरी तरह से शुद्ध करने के लिए किसका काम होता है, गुर्दे का। ये चीज़ दिमाग में रखना कि गुर्दे का काम क्या होता है, पूरी तरह से ब्लड को सही करना और जो भी गंदगी है उसको हटाना। ठीक है, इसके अलावा गुर्दा क्या करता है, इसके अलावा गुर्दा जो पानी होता है, एक्स्ट्रा जो पानी होता है, जो केमिकल्स होते हैं, जो भी खाने की चीज़ें होती हैं, उनको हटाने में बहुत जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उनको हटाने में बहुत अच्छे से काम करता है, हेल्प करता है। और डायलिसिस जब होती है, जब भी ये खाद्य पदार्थ की बात करेंगे तो इस टाइम पर रोगियों के लिए प्रोटीन प्रतिबंधित होना चाहिए। तो बेसिकली क्या प्रतिबंधित है, प्रोटीन प्रतिबंधित है। नेक्स्ट है कि सबसे प्रचलित एवं उपयोगी विसंक्रमण की विधि क्या है। बेसिकली जो स्टेरिलाइजेशन जो है इसका यूजफुल मेथड क्या है, पॉपुलर और यूजफुल मेथड। तो सबसे पहले बॉइलिंग ही आता है। तो जो स्टेरिलाइजेशन की जो विधि है उसको उबालना कहते हैं। ठीक है, तो विसंक्रमण एक ऐसी विधि होती है जिसके द्वारा जो हानिकारक जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना उनको नष्ट कर दिया जाता है। तो बॉइलिंग कर दोगे तो वो सब नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसूतावस्था जिसको हम बोलते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान योनि स्राव को क्या कहा जाता है। मतलब जब प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम पे जो पानी डिस्चार्ज होता है, जो निकलता है, उसको क्या कहते हैं, लाचिया बोलते हैं, एक्सीडेट्स बोलते हैं, फ्लेम बोलते हैं, या पस डिस्चार्ज बोलते हैं। पस तो होगा नहीं, क्योंकि देखो पस कब बनती है, जब कुछ ऐसा घाव टाइप का पस जैसे मवाद टाइप का बन गया, तो ये तो बिल्कुल होने वाला नहीं है। ठीक है, अब जो यहाँ पे फ्लेम लिखा हुआ है, फ्लेम क्यों नहीं होगा, फ्लेम इसलिए नहीं होगा क्योंकि फ्लेम श्वसन संक्रमण के दौरान गले में इकट्ठा होने वाला एक म्यूकस पदार्थ होता है, तो ये भी नहीं होने वाला है। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे जो यहाँ लिखा हुआ है लाचिया, अब ये लाचिया क्यों मैम आपने बताया, लाचिया मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब भी ये स्टेज होती है बच्चे के जन्म देने के बाद की जो अवस्था होगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इस टाइम पर जो एग्जीक्यूट है, बेसिकली ये जो एग्जीक्यूट है ये एक ऐसा पदार्थ है, ये प्रोटीन युक्त द्रव होता है जो घाव से, मतलब घाव लगने पर रक्त से बहता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होने वाला है। क्या बचा, लाचिया। इसमें क्या होता है कि इसके दौरान जब स्त्री का जो शरीर होता है ना उससे लगभग
10 दिनों तक का द्रव या फिर रक्त बहता है, तो उसी को हम लाचिया कहते हैं। ठीक है, और इसका रंग जो होता है वो जो नॉर्मल आपका खून होता है ना, उससे काफी गहरा होता है। ठीक। नेक्स्ट है कि एमनियोटिक द्रव की अपर्याप्त मात्रा को क्या कहते हैं? जो इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड है, तो बेसिकली उसकी जो अपर्याप्त मात्रा है, अपर्याप्त मतलब जो पर्याप्त ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको बेटा बहुत दिमाग में याद रखना इंपॉर्टेंट है, ओलिगोहाइड्रामिनोज। तो एमनियोटिक द्रव की अपर्याप्त मात्रा को ओलिगोहाइड्रामिनोज कहते हैं, और यह प्रसव के समय की परिस्थितियां कुछ होती हैं, और ये पॉलीहाइड्रामिनस की विपरीत मतलब अपोजिट होती हैं। नेक्स्ट कि एमिनोस प्रेसिव औषधियों के मुख्य साइड इफेक्ट में निम्नलिखित में किसके अतिरिक्त सभी सम्मिलित हैं? तो इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट कि श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि। तो औषधियों के मुख्य साइड इफेक्ट की जो श्वेत मतलब डब्ल्यूबीसी जो हैं, डब्ल्यूबीसी जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, ये बेसिकली यहाँ पे संख्या में वृद्धि में सम्मिलित जैसे नहीं होती हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि अतिरिक्त सभी सम्मिलित हैं, मतलब किसके अतिरिक्त, किसके अलावा। तो जो यहाँ पे श्वेत डब्ल्यूबीसी है ना, ये नहीं सम्मिलित होती हैं। ये इसलिए सम्मिलित नहीं होती हैं क्योंकि जो इम्यूनोस्प्रेसिव औषधियाँ होती हैं, उनके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे बुखार हो गया, कपकपी लगना, शरीर में कंपन होना और चक्कर आना, उल्टी होना, लीवर में कोई प्रॉब्लम होना, तो ये सारी चीज़ें, तो उसमें ना ये जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है ना, उनकी जो संख्या है उनमें वृद्धि कम हो जाती है, मतलब होती ही नहीं है, होती ही नहीं, सम्मिलित ही नहीं है। फिर टीकाकरण के शुरुआती अग्रदूत कौन है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया कि चीन निवासी, सबसे पहले टीकाकरण चीन निवासी को हुआ था, लगा था। माना ऐसा बोला जाता है कि 900 से 1000 ईस्वी में जो स्मॉल पॉक्स है, जो स्मॉल पॉक्स है, ठीक है, जिसको चेचक बोलते हैं, इसके विरुद्ध शुरू हुआ था। मतलब एक बच्चा जो था, प्रत्येक बच्चे को ज़्यादातर ऐसा होता था कि अपने मतलब शुरुआती टाइम पर, शुरुआती वर्ष के दौरान लगातार टीके लगवाने की आवश्यकता होती थी। तो उसमें क्या होता था कि हर वर्ष 1.7 मिलियन बच्चे जो हैं वो इन बीमारियों के कारण मरते थे, तो जिन्हें उपलब्ध टीकों को रोका जा सकता था। तो जो बच्चे टीकाकृत हैं वे उन खतरनाक बीमारियों से सुरक्षित थे जो अक्सर अक्षमता या मृत्यु का कारण बनती थी। तो बेसिकली जो यहाँ पे अगर ये लगवा लें तो ठीक है, नहीं लगवाते थे तो बच्चे डेथ कर जाते थे। तो सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? चाइना में, स्मॉल पॉक्स पे। फिर हम बात करेंगे कि एचआईवी संक्रमण में विंडो पीरियड ऐसे समय को कहा जाता है जिसमें एचआईवी संक्रमित व्यक्ति क्या होता है? तो एचआईवी संक्रमित व्यक्ति जो है वो एंटीबॉडी के लिए नकारात्मक होता है। तो एचआईवी संक्रमण में विंडो पीरियड ऐसे समय को कहा जाता है जिसमें एचआईवी संक्रमित व्यक्ति एंटीबॉडी के लिए नकारात्मक होता है, और ये पीरियड जो एचआईवी विषाणु से संक्रमण है और जो एचआईवी प्रतिरक्षा जिसको एंटीबॉडी बोलते हैं, उनके विकास के बीच का समय होता है। ठीक है, तो याद रखेगा। नेक्स्ट है कि अस्पतालीय संक्रमण सामान्यतः किसके द्वारा कारित होता है, लिखा हुआ है, मतलब बेसिकली किसके द्वारा होता है। ठीक है, अस्पतालीय संक्रमण। तो अस्पतालीय संक्रमण जो है वो हमारा स्टेफ्लो भी बोलते हैं और स्टेफाइलोकोकस भी बोलते हैं। तो स्टेफाइलोकोकस जो है इसके द्वारा ये कारित होता है, क्योंकि अस्पतालों में जो ये है, ये एस आइरिस के बहुत प्रमुख स्रोत होते हैं। मतलब जो रोगी होते हैं ना, रोगियों के सेप्टिक घाव और जो कर्मियों के कैरिज स्थल हैं, उन पर एस आइरिस को सबसे बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण रोग जनकों में से एक माना गया है, जो कि नोसोकोमियल संक्रमण के लिए एक जिम्मेदार होता है। ठीक। नेक्स्ट है कि सफ़ेद या पीले रंग का सफ़ेद स्राव जो प्रसव के बाद 10 से 15 दिनों तक रहता है, उसे क्या कहते हैं? ये देख लो, सेम क्वेश्चन आया है भाई, सेम क्वेश्चन आया है, बस आपको आगे बताना है। अब अगर लोचिया है तो लोचिया क्या है? तो लोचिया एल्बा है। क्या है? लोचिया एल्बा। लोचिया एल्बा या पुरुलेंटा सफ़ेद या पीले रंग का सफ़ेद स्राव है जो प्रसव के 10 से 15 दिन के बाद 15 दिनों तक आता रहता है। इसमें लाल रक्त जो आरबीसी होती है ना, आरबीसी वो बहुत ही कम होती है, मतलब लाल कलर का बहुत कम होता है, क्योंकि ये जो है ना, ये मुख्यतः ल्यूकोसाइट, कोलेस्ट्रॉल, वसा और सूक्ष्म जीव इनसे बना होता है। ठीक। नेक्स्ट है डायाफ्राम या डच।
कैप का उपयोग करने के परिवार नियोजन उपाय को निम्न कहा जाता है। तो बेसिकली जो डायाफ्राम है या डच कैप है, इसका उपयोग करने के लिए परिवार नियोजन के उपाय को बैरियर विधि कहा जाता है। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। जो डायाफ्राम है वो गर्भ निरोधक की बाधा विधि, मतलब बैरियर, एक बाधा डालना बीच में, उसके रूप में कार्य करता है। और डायाफ्राम को महिला की योनि के अंदर फिट किया जाता है, ठीक है। और यह अंडाणु को निषेचन जब होता है उससे रोकने के लिए शुक्राणु के गर्भाशय ग्रीवा में प्रवेश होने से रोकता है। और डायाफ्राम एक मुलायम पतला सा गुंबद के आकार का होता है, सिलिकॉन से बना हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट, डिप्थीरिया के वाहकों के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे प्रभावी दवा कौन सी है? तो बेसिकली यहाँ पे याद रखिएगा एरिथ्रोमाइसिन। तो ये एरिथ्रोमाइसिन जो है ये डिप्थीरिया जो होती है उसके वाहकों के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे प्रभावी दवा है। और ये एक एंटीबायोटिक होती है। यह आवश्यक प्रोटीन के संश्लेषण को बाधित करके जीवाणु के विकास को रोकती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूटेरिन डिवाइस का प्रकार नहीं है? तो इंट्रा यूटेरिन डिवाइस जो होती है बेसिकली रासायनिक फोम टैबलेट को छोड़ करके बाकी सभी प्रकार, जैसे मल्टी लोड, कॉपर टी और जो यहाँ पे ये लाइपस लूप लिखा हुआ है, ये सभी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा प्रकार नहीं है, तो रासायनिक फोम टैबलेट नहीं है, क्योंकि ये टैबलेट औषधि खुराक का एक रूप होती हैं और ये आमतौर पर पाउडर के रूप में मौजूद क्रियाशील पदार्थों और अनुद्रव्यों में मिश्रित होती हैं, जिसे पाउडर से संपीड़ित करके एक ठोस खुराक में बदला जाता है, ठीक है। और ये जो डिवाइस है ना, इसका बेसिकली जो उपयोग है वो कब किया जाता है? इसका उपयोग महिलाओं के प्रेगनेंसी को रोकने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि हिपैरिन का एंटीडोट है। हिपैरिन का एंटीडोट हमारा प्रोटामिन सल्फेट है। तो प्रोटामिन सल्फेट हिपैरिन का एंटीडोट होता है। रुधिर में जो प्रोटीन है और जो हिपैरिन है, ये सब प्राकृतिक प्रतिस्कंदन होते हैं जो रुधिर वाहिनी में रुधिर के स्कंदन को रोकते हैं, ठीक है। तो प्रोटामिन सल्फेट एक दवा है जिसे हिपैरिन के ओवरडोज में या फिर प्रसव के टाइम पे या फिर हृदय शल्य चिकित्सा के दौरान हिपैरिन के प्रभावों को उलटने के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। इसे नसों में ना, जब इंजेक्शन लगाते तो नसों में लगाते ना, तो नसों में इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मातृ मृत्यु का सर्वमान्य कारण है? तो बेसिकली मातृ मृत्यु दर गर्भावस्था के दौरान या शिशु के जन्म के कारण मां की मृत्यु के दर को कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि भारत में मातृ मृत्यु का सर्वमान्य कारण है रक्तस्राव, मतलब ब्लीडिंग। मातृ मृत्यु में जो 50 से 98% मतलब 50 to 98% प्रत्यक्ष प्रसूति संबंधी कारणों में रक्तस्राव, संक्रमण और उच्च रक्तचाप से ग्रस्त विकार, टूटे हुए गर्भाशय और हेपेटाइटिस, एनीमिया, थ्रोम्बोइम्बोलिज्म, ये सब कारण हैं। सो बेसिकली रक्तचाप इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर कि प्रसव के दौरान गर्भाशय ग्रीवा के पतले एवं छोटे होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया हमारी इफेसमेंट कहलाती है। तो प्रसव के दौरान गर्भाशय ग्रीवा के छोटे होने और पतले होने की प्रक्रिया जो इफेसमेंट है ये कहलाती है। और ये प्रक्रिया जो है ना बेसिकली किसमें ये सहायता देती है? ये सर्विक्स वेजाइनल यानी नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करी जाती है, ठीक है। सर्विक्स यूट्रस के निचले हिस्से को, जो वेजाइना है ना, उससे जोड़ने का ये काम करती है। और साधारण तौर पर सर्विक्स की जो लेंथ है वो लिख लीजिए कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है और ये बंद स्थिति में होता है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर्वाइकल ये एफेसमेंट है, इसके द्वारा गर्भाशय ग्रीवा पतली हो जाती है और ये आकार में बढ़ जाती है ताकि बच्चे का सर जो है वो आसानी से बाहर की ओर निकल आता है। नेक्स्ट है कि प्राथमिक एपनिया नवजात शिशु के अंतिम कितने सेकंड तक रहता है? प्राथमिक एपनिया, जो यहाँ पे प्राथमिक एपनिया है, ये नवजात शिशु में जस्ट 20 सेकंड तक रहता है, मतलब कि डी नंबर इसका आंसर सही है।
हाँ, 20 सेकंड तक रहता है। जो एपनिया है इसमें श्वसन बंद होने के कारण हृदय गति और ऑक्सीजन संतृप्तिकरण में कठिनाई होती है। मतलब बेसिकली आप ऑक्सीजन जो है वो पूरी तरह से नहीं ढंग से ले पाएंगे और मतलब श्वसन बंद हो जाता है। तो बेसिकली ये विशेष रूप से नवजात शिशुओं में ही पाया जाता है और नवजात शिशु में ये 20 सेकंड तक होता है। प्राथमिक एपनिया मतलब सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है 20 सेकंड तक बस। नवजात शिशुओं में क्रियात्मक पीलिया कब होती है, जॉन्डिस जिसको बोलते हैं। तो नवजात शिशुओं में बेसिकली जो क्रियात्मक पीलिया है, जो जॉन्डिस है, वो ऑन सेकेंड डे होती है, जन्म के दूसरे दिन। मतलब जो रेटिकुलो एंडोपीलियम ऊतक हैं उसमें रुधिर के लाल रुधिराणुओं के विखंडन की दर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। जो रेड आरबीसीज हैं वो बहुत ज़्यादा टूटने लग जाती हैं और बड़ी संख्या में जो लीवर है उनकी कोशिकाओं के मतलब जो सेल्स हैं वो सेल टूटने लग जाती, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा उनको चोट लगने लग जाती हैं। और जो पित्ताशय में पित्त वाहिनी है उनके पित्त का मार्ग जो है वो पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाता है, मतलब जाने लायक नहीं रहता है। तो बेसिकली क्या होता है, उसी टाइम पे रुधिर के बिलिरुबिन को ग्रहण नहीं कर पाती और पीला बिलिरुबिन रुधिर में ही रहकर पूरे शरीर में फैल जाता है और जिससे रोगी का शरीर पीला पड़ जाता है। तो बच्चों में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस सामान्यतः जन्म के दूसरे दिन में हो जाता है। मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक एक पॉइंट बता देती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी तपेदिक के लिए दूसरी पंक्ति की दवा है। तो तपेदिक के लिए यहाँ पे बेटा एमिकॉसिन दिमाग में रखना। तो कि यहाँ पे जो निम्नलिखित पूछा गया है तो जो रिम्फेप्सिन है और जो ये एथम्ब्यूटोल है और जो आइसोनियाडिज है, तो बेसिकली ये टीबी की सबसे पहली प्रथम पंक्ति की दवा है, जबकि जो ये एमिकासिन है ये तपेदिक की दूसरी पंक्ति की दवा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुविधा आधारित परामर्श केंद्र निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में किशोरों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करते हैं सिवाय किसके, सिवाय शीघ्र विवाह और संतानोत्पत्ति के। तो सुविधा आधारित परामर्श केंद्र में पोषण भी रहता है, यौवन भी रहता है और एसटीडी की रोकथाम भी रहती है, जैसे क्षेत्रों में किशोरों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, लेकिन शीघ्र विवाह और संतानोत्पत्ति ये जो है इस परामर्श केंद्र का विषय नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रग्स अनैक्षिक और पुराने दर्द के मामले में प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली जो ये इमीप्रामाइन है, इमीप्रामाइन या फिर इमीप्रमिन भी बोलते हैं, इमीप्रामाइन जो है ये ड्रग्स अनैक्षिक डिप्रेशन और पुराने दर्द के प्रयोग में यूज किया जाता है और इसका उपयोग इस तरह के उपचार के लिए भी किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 24 नंबर कि मतली और उल्टी, मछली जिसको बोलते हैं, और उल्टी जो आमतौर पर गर्भावस्था के 4 से 6 सप्ताह के आसपास शुरू होती है उसे हो जाता है, उसे क्या हो जाता है, तो उसे मॉर्निंग सिकनेस हो जाती है। मॉर्निंग सिकनेस मतलब कि जैसे अगर अब बात करेंगे एमेनोरिया की, एमेनोरिया में क्या होता है, असामान्य रूप से लगातार 3 महीने तक की महामारी की अनुपस्थिति। ठीक है, और अगर हम मॉर्निंग सिकनेस की बात करेंगे तो मॉर्निंग सिकनेस में क्या है, गर्भावस्था के 4 से 6 सप्ताह के आसपास मछली चक्कर आना जैसे लक्षण दिखते हैं, तो 4 से 6 की बात तो मॉर्निंग सिकनेस। फिर जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि गैलेक्टोपोइसिस, तो ये जो है इसे स्तन्यय काल कहा जाता है और इसमें हार्मोन दुग्ध उत्पादन में सहायता करते हैं। स्तन में इकट्ठा हुआ जो दुग्ध है उसमें श्रावण में मदद किया जाता है। ठीक है, तो ये गैलेक्टोपोइसिस में है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, मॉर्निंग सिकनेस। नेक्स्ट है, एमनियोटिक को पोषने से और शिशु को शुष्क करने से नवजात में से हीट लॉस रोका जाता है, क्योंकि पहले आधे घंटे में हीट लॉस काफी हद तक एमनियोटिक द्रव के किसके कारण होता है। तो बेसिकली जो हमारा वाष्पीकरण है उसके कारण, जन्म के बाद ऊष्मा का तेजी से ह्रास होने लग जाता है, तो एमनियोटिक द्रव्य में वाष्पीकरण होने लग जाता है। ठीक है, एमनियोटिक को पहुंचकर शिशु को शुष्क करने के से नवजात में से हीट लॉस हो सकता है, को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है कि वह प्रक्रिया जिससे गर्भाशय ग्रीवा के पेशी तंतुओं को ऊपर की ओर खींचा जाता है और निचले गर्भाशय खंड में तंतुओं के साथ मिलाया जाता है,
तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं विलोपन। विलोपन ऐसी प्रोसेस होती है ना बच्चों, जिसमें गर्भाशय ग्रीवा जो होती है ना, उसके पेशी तंतुओं को ऊपर की ओर खींचा जाता है और निचले जो गर्भाशय खंड है ना, उनके तंतुओं को एक साथ मिलाया जाता है। नेक्स्ट, कि इनफर्टिलिटी के लगभग कितने परसेंट केसेस के लिए पुरुष जिम्मेदार होते हैं? तो बेसिकली यहाँ पे देखोगे 30 से 40% तक के जो केसेस हैं वो यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। 1 वर्ष तक यौन संबंध रखने पर भी गर्भाधारण ना कर पाना बांझपन कहलाता है, सबसे पहली बात। और बांझपन के लिए महिला और पुरुष दोनों जिम्मेदार होते हैं। यदि बांझपन की कारक महिला है तो उसे महिला बांझपन, और यदि कारक पुरुष है तो उसे पुरुष बांझपन कहा जाता है। और बांझपन के 20 से 30% केसेस के लिए पुरुष जिम्मेदार हैं, लेकिन वहीं पे अगर देखोगे तो 30 से 40% केसेस के लिए महिला जिम्मेदार होती हैं। तो संयुक्त रूप से दोनों ही लगभग 8 से 10 केसेस के लिए 8 से 10% केसेस के लिए जिम्मेदार रहते हैं। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है? पुरुष, तो पुरुष 30 से 40%। एक मिनट, 30 से 40%, तो अभी मैंने बताया 30 से 40% केसेस के लिए महिला जिम्मेदार रहती हैं, और 20 से 30% के लिए कौन जिम्मेदार रहता है? पुरुष। तो आप यहाँ पे सेकंड वाला, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे ए नंबर आंसर करिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप एक बार ए नंबर आंसर कर लीजिएगा, इसको ठीक कर लीजिए आप सभी लोग, अगर नहीं किया हो तो ए नंबर आंसर करिएगा, ठीक है। चलो, मतलब बी नंबर 20 से 25%। नेक्स्ट है कि भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी है। 1995 में भारत में ये प्रारंभ किया था, और प्रत्येक वर्ष में शुरुआती भाग में 2 बार ये आयोजित किया जाता है। और भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक पोलियो उन्मूलन प्रयास के परिणाम के लिए ये 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत करी। नेक्स्ट है 29 नंबर, निम्नलिखित टीकाकरण राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल है। कौन सा टीकाकरण राष्ट्रीय टीकाकरण में शामिल है? तो विटामिन ए। तो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 15 वर्ष तक के आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को घातक रोगों के विरुद्ध टीके दिए जाते हैं, और इनके अंतर्गत तपेदिक हो गया, डिप्थीरिया हो गया, और पुर्टसिस हो गया, काली खांसी जिसको बोलते हैं, टेटनस, खसरा, पोलियो, इन सब के लिए टीका लगाया जाता है, और इसके साथ साथ विटामिन ए का भी टीका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ धोने का क्रम क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? हथेली को पहले हाथ को गीला करो, ठीक है। गीला करके मतलब अच्छे से साबुन लगा लो, यहाँ पे वो वाला है नहीं। साबुन लगाने के बाद हथेलियों को एक साथ रगड़ो, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे क्या करोगे? नेक्स्ट नंबर पे प्रत्येक हाथ को पीछे से रगड़ोगे, ठीक है, हाथ के पीछे भी रगड़ोगे। फिर अपनी उंगलियों को इंटरलॉक करके रगड़ोगे, मतलब कि ये उंगली ऐसे है और ये उंगली ऐसे है, ऐसे से करके रगड़ोगे, ठीक है। फिर उसके बाद अपनी उंगलियों की जो उंगलियां है ना, अपनी उंगलियों की पीछे रगड़ोगे, ठीक है। ये भी है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर है? यहाँ पे ए नंबर आंसर सही है। ठीक है। नेक्स्ट, विश्लेषण के जनक कौन है? मनोविश्लेषण के इंपॉर्टेंट है, तो मनोविश्लेषण के जनक हैं सिगमंड फ्रॉयड। सिगमंड फ्रॉयड जो है ये मनोविश्लेषण के जनक हैं, इंपॉर्टेंट है। तो मानव में जो मानसिक क्रियाएं और जो व्यवहार होता है उनके लिए ये उसको बनाया है इन्होंने, ये क्या बोलते हैं, फ्रॉयड ने। गैस्ट्रिक ग्रंथि की मुख्य कोशिका क्या स्रावित करती है? तो गैस्ट्रिक ग्रंथि की जो मुख्य कोशिका है वो पेप्सिनोजन स्रावित करती है। पेप्सिनोजन जो है एक बहुत ही शक्तिशाली प्रोटीन पाचक एंजाइम है जो गैस्ट्रिक ग्रंथि की मुख्य कोशिका द्वारा स्रावित करी जाती है, और फिर जो गैस्ट्रिक एसिड है वो HCl के द्वारा सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित भी हो जाता है। नेक्स्ट है कि एक वयस्क मानव शरीर में कितने लीटर रक्त मौजूद होता है? तो एक वयस्क मानव शरीर में 4.5 से 5.7 लीटर तक का रक्त पाया जाता है, और स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा 20 से 25% रुधिर कम पाया जाता है। लेकिन फिर भी भैया स्त्रियां बहुत स्ट्रांग होती हैं, तो रुधिर तरल संयोजी ऊतक होता है, और इसका जो रंग है वो लाल इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर
ग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। और इसका 55% प्लाज्मा, रुधिर हमारे अंदर जो पाया जाता है ना उसमें 55% प्लाज्मा पाया जाता है और 45% उसकी रुधिर की कणिकाएं पाई जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट था तो मैंने सोचा आपको बता दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 34 नंबर की, फेफड़ों में गैस की विनिमय इनमें से किसके द्वारा होता है? तो बेसिकली कृपिका के द्वारा, मतलब वायु में सांस लेने वाले प्राणियों का मुख्य सांस लेने का अंग फेफड़ा या फुफ्फुस होता है। ओके तो फेफड़े की दीवार असंख्य गुहिकाओं की उपस्थिति के कारण स्पंजी होती है और गैसों का विनिमय असंख्य छोटे छोटे पतली दीवारों वाली जो वायु पुटिकाएं होती हैं, जिसको हम एल्वुलाई या फिर कृपिका कहते हैं, उनसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त से नेफ्रॉन में पदार्थों का सक्रिय परिचालन कहलाता है। तो सक्रिय परिचालन हमारा ट्यूबुलर सिक्रेशन मतलब नलिका स्रवण कहलाता है। इसके द्वारा पदार्थों को रक्त से नेफ्रॉन में लाया जाता है। जो ये नलिका स्रवण है, इसके द्वारा जो पदार्थ हैं उनको रक्त से नेफ्रॉन में ले जा सकते हैं और यह आदान प्रदान सक्रिय परिवहन के द्वारा होता है। और सक्रिय परिवहन में एटीपेज पंप का मुख्य कार्य होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है 36 नंबर की, अंडकोश में वृषण को के उतरने की विफलता को क्या कहते हैं? तो बेसिकली ये हमारा गुप्त वृषणता कहते हैं। तो अंडकोश में वृषण के उतरने की विफलता को गुप्त वृषणता या फिर हम बोल सकते हैं क्रिप्टोरकिडिज्म, ओके, ये बोलते हैं। और ये पुरुष गुप्तांग का सबसे आम जन्म दोष होता है और इसमें वृषण अंडकोश की थैली में नहीं उतर पाते और जो वृषण है ये नहर या श्रोणि गुहा में ही रह जाते हैं और इनकी समस्या उन लड़कों में अधिक होती है जिनका जन्म समय से पहले हो जाता है। मुझे लगता है कि मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में बहुत ही क्लियर तरह से आप सभी को एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसा अगर अच्छा लगता है तो कमेंट में प्लीज़ ज़रूर से बताइएगा। शुक्राणु का अंडे की झिल्ली के भेदन में सम्मिलित भाग है। तो बेसिकली यहाँ पे आप एक्रोजोम लगा के आ जाना। तो मानव का शुक्राणु, सबसे पहले जो शुक्राणु को हम क्या बोलते हैं याद रखना है, स्पर्म, जो मेल से निकलता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है, वो हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा होता है वो, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे नीचे अंदर की ओर पाया जाता है एक्रोसोम। एक्रोसोम ये बीच में है न्यूक्लियस हमारा। ये जो है ये इसकी गर्दन है जिसको हम नेक बोलते हैं। ये इसकी पूंछ है जिसको हम टेल बोलते हैं। और ये जो ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। जहाँ पे ऐसे घूमे तो समझ जाओ माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। और ये इसका जो पोर्शन है ये हेड है, ठीक है। और ये जो बीच वाला है इसको हम मिडिल बोलेंगे, ठीक है। और ये जो मिडिल वाला भाग है ना, इसके ऊपर जो लेयर पाई जाती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। तो ये हमारा होता है स्पर्म, ओके। तो मानव का जो शुक्राणु है मतलब जो स्पर्म है, ये समान रूप से दीर्घ संरचना इनकी होती है जिसमें एक पूंछ निकली रहती है। सही बात है, ये देखो, इसी की सहायता से शुक्राणु गति करते हैं। और मानव शुक्राणु, ये पूरा आप याद कर लो क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कौन से अंग से क्या कर सकते हैं। तो टेल से क्या करेंगे, पूंछ से गति करते हैं। और मानव शुक्राणु के शीर्ष की आकृति चम्मच के समान होती है, आप देख सकते हो ऐसा ही कुछ चम्मच होता है, ठीक है। और शुक्राणु का संपूर्ण आनुवंशिक पदार्थ डीएनए गुणसूत्रों के रूप में इसी भाग में रहता है। जैसे देख लो माइटोकॉन्ड्रिया भी है इसमें। तो इसके शीर्ष पर एक्रोजोम रहता है, ये देख लो बिल्कुल आगे एक्रोजोम रहेगा, ठीक है, जो शुक्राणुओं को अंडे में प्रवेश को सरल बनाता है, ओके। तो एग्रोजोम ये जो है अगर ये मेल के अंदर जाता है तो मेल का जो अंडा होता है ना उसमें हेल्प करता है ये अंदर पहुंचने में, ठीक है। और यहाँ पे एक्रोजोम एक कैप के आकार का होता है जिसमें जो हाइलोरोनिडेज एंजाइम होता है वो उपस्थित रहता है। तो एक्रोजोम की उपस्थिति शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के दौरान होती है और ये शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश करने की अनुमति देता है। तो क्या हो जाएगा, एक्रोजोम। भोजन रखने का आगार या थैला कहलाता है। तो भोजन रखने का आगार या थैला भैया कहाँ, उदर में, पेट में। भोजन रखने का आगार रिजर्वायर जिसको हम बोलते हैं, थैला मतलब स्टमक,
वहाँ रखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शरीर का वजन बढ़ने, उल्टी आने तथा पेशाब की मात्रा में कमी जैसे लक्षणों से गहरा संबंध है। आपको ये बताना है। इसमें दाएं भाग का हृदयागत, जब हृदय का दायां भाग रक्त को पंप करने में असमर्थ हो जाता है ना, तो इसे दाएं भाग का हम हृदयागत बोलते हैं। और ये हृदयागत 20 में से एक व्यक्ति को होता है, मतलब बहुत कम। और हृदयागत के सामान्य लक्षणों में शरीर का वजन बढ़ जाता है, उल्टी आ जाती है, पेशाब की मात्रा में कमी हो जाती है, और श्वास दर में कमी हो जाती है, और कमजोरी आ जाने लग जाती है। नेक्स्ट है हमारा कि बीसीजी टीका के प्रशासन का मार्ग है। तो बीसीजी के टीके को इंजेक्शन के माध्यम से त्वचा के मतलब जो अंतर्त्वचीय भाग है उसमें लाया जाता है। तो पोलियो के टीके को 2 बूंद ड्रॉपलेट के रूप में मौखिक रूप से दिया जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जो हमारा बीसीजी है वो अंतर्त्वचीय है। मौखिक रूप से तो पोलियो को देते हैं जो ड्रॉप के उससे डाला जाता है, और बीसीजी हम कैसे देंगे, इंट्राडर्मल। बीसीजी का टीका हमारा अंतर्त्वचीय इंजेक्शन से दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा है असुरक्षित जल से फैलने वाली बीमारियां निम्नलिखित सभी हैं सिवाय किसके। तो बेसिकली यहाँ पे देखोगे तो कॉलरा भी है, मतलब असुरक्षित जल से कॉलेरा भी हो सकता है, पेचिस भी हो जाती है, टाइफॉइड भी हो जाता है, लेकिन चेचक नहीं होता। चेचक नहीं होता, ठीक है। चेचक जो होता है व्यक्ति से व्यक्ति के अंदर सीधा होता है, ना कि ये छींकने खांसने इन सब से नहीं, है ना। लेकिन जो छींकने खांसने और ये इन सब से ये चेचक होता है, ना कि पानी से। पानी से क्या होगा, हैजा, टाइफॉइड, पेचिस। चेचक तो हमारे छींकने खांसने छूने से होता है। कौन सा घटक मानव दूध में नहीं होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो विटामिन डी है ये मानव दूध में नहीं होता है। विटामिन डी मानव दूध में इसलिए नहीं होता क्योंकि ये मानव दूध में एक सप्लीमेंट के रूप में है, प्राकृतिक रूप से नहीं है। विटामिन डी को कैल्शियम के साथ मिला करके ही दिया जाता है, क्योंकि कैल्शियम, मैग्नीशियम और एक हमारा होता है आईजीए, एक बॉडी, ये घटक प्राकृतिक रूप से मानव दूध में पाए जाते हैं। तो बेसिकली जो विटामिन डी है ये हमारा यहाँ पे दूध में नहीं होता है। कैल्शियम है, आईजीए है, मैग्नीशियम, ये सब रहता है, लेकिन विटामिन डी नहीं रहता है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कि शरीर में सभी संवेदनाओं के लिए जिम्मेदार तंत्र को कहा क्या जाता है। तो उसको नर्वस सिस्टम कहा जाता है। सिंपल सी चीज़ है भैया। जब भी अगर बात करी जाए कि कौन सी संवेदना, तो भैया समन्वय, नियंत्रण, हर एक के लिए नर्व काम करती है। हमारे शरीर में जितना काम है वो सारा काम नर्व करती हैं, है ना। हमारे मस्तिष्क तक का मैसेज पहुंचाना, मस्तिष्क को नियंत्रित रखना, ढांचा कंकाल तंत्र को निश्चित तरह से रखना, ये सब हमारी नर्व करती है, इसीलिए नर्वस सिस्टम कहते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, मतलब कि 44 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी हड्डियां हाथ में पाई जाती हैं। कौन सी छोड़कर, देखो फेलेंजस पाया जाता है, ठीक है, फेलेंजस पाया जाता है। कैल्केनियम नहीं पाया जाता है। कैल्केनियम कहाँ पाया जाता है, कैल्केनियम पैर के हिस्से की एड़ी में जो हड्डी होती है ना, एड़ी में, उसमें पाया जाता है। जबकि जो यहाँ पे कार्पसल्स हैं, मेटाकार्पसल्स हैं और फेलेंजेस हैं, ये सब हथेली की हड्डियां होती हैं, लेकिन जो कैल्केनियम है ये हमारी एड़ी की हड्डी होती है। अंडाशय द्वारा स्रावित फीमेल हार्मोन कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, एस्ट्रोजन। तो अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरॉन होता है, और महिला सेक्स हार्मोन यही होता है। और एस्ट्रोजन मासिक धर्म चक्र जो होता है ना, मासिक धर्म चक्र और जो रजोनिवृत्ति है इसके लिए जिम्मेदार है। एस्ट्रोजन महिला प्रजनन प्रणाली और माध्यमिक जो सेक्स विशेषता होती है उनके विकास और विनियमन के लिए जिम्मेदार होता है, और ये प्रजनन विकास को बढ़ावा भी देता है, और महिला में जो स्तन होते हैं उनके भी विकास को बढ़ावा देते हैं, और भी कई सारे ऐसे अन्य बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं जिनमें ये एस्ट्रोजन हेल्प करता है। फिर अंडोत्सर्ग की व्याख्या की जाती है। तो बेसिकली अंडोत्सर्ग की जो व्याख्या है वो ग्राफियन पुटिका का फटना इस पे करी जाती है। तो मादा जनन अंग अंडाशय के अंदर स्ट्रोमा नामक तंतुमय संयोजी ऊतक पाया जाता है, ठीक है। और इन स्ट्रोमा के वल्कीय भाग में अंडाशय पुटिका, जिसको हम ग्राफियन पुटिकाएं बोलते हैं, ये बिखरी रहती हैं, और ये पुटिकाएं जनन एपिथेलियम कोशिकाओं के गुच्छे के रूप में स्ट्रोमा में धंसने से बन जाती हैं, और बाद में ये पुटिकाएं अंडाशय की सतह पर फट जाती हैं, जिससे अंडाणु क्या होता है, उदर गुहा से मुक्त होकर के अंत में मुखिमा, जिसको हम ऑस्टियम बोलते हैं, उसके द्वारा अंडवाहिनी में पहुंच जाते हैं, और ये संपूर्ण प्रोसेस को ओव्यूल्यूशन बोलते हैं, जिसको हम अंडोत्सर्ग बोलते हैं।
नेक्स्ट, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग बेटा त्वचा ही होगा। त्वचा शरीर का सबसे बाह्य आवरण है और शरीर का सबसे बड़ा अंग भी है, जो कई सारी परतों से मिलके बना होता है ना? और जो अंतर्निहित मांसपेशियां हैं, अस्थियां हैं, अस्थिबंध हैं और जो अलग आंतरिक अंग हैं, उनकी रक्षा करता है। तो मानव में त्वचा का वर्ण प्रजाति के अनुसार बदलता है और त्वचा का प्रकार शुष्क से लेकर तैलीय हो सकता है। नेक्स्ट है कि मानव कोशिका में गुणसूत्र के कितने जोड़े होते हैं? तो मानव कोशिका में भैया गुणसूत्र के 23 जोड़े होते हैं, 46। वैसे 22 जोड़े गुणसूत्र महिला और पुरुष दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है, जिसे समजात गुणसूत्र कहते हैं। जो 22 होते हैं उनको हम ऑटोसोम या फिर समजात गुणसूत्र कहते हैं। जो 23वां जोड़ा है, वो जो जोड़ा है वो गुणसूत्र महिला और पुरुष दोनों में एक दूसरे से भिन्न होता है, जिसे हम हेट्रो मतलब विषम जाति गुणसूत्र बोलते हैं, हेट्रोसोम। ठीक है, मनुष्य में इन्हीं के द्वारा लिंग निर्धारित होता है और एक्स वाई होगा तो पुरुष में और एक्स एक्स होगा तो महिला में, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। 49 पूछता है कि एंजाइम की कमी या उसका स्तर कम होने के कारण एक बच्चे को बौनापन हो जाता है ना? तो किस एंजाइम की कमी से होता है? तो बेसिकली ये हमारा जो टेट्रा आयोडो थायरोनिन, इसकी वजह से होता है। थायरोनिन वैसे लिखा होना चाहिए, हिंदी में यहाँ पे थायरोनिन लिखा हुआ है। तो टेट्रा आयोडोथायरोनिन एंजाइम की कमी या उसका स्तर कम होने की वजह से बच्चे में बौनापन हो जाता है और बेसिकली इससे अगर ग्रसित होगा ना बच्चा तो उसकी लंबाई में विकास नहीं होता है और बेसिकली जो लिप्स होते हैं ना उसके, वो भी मोटे होने लग जाते हैं, मोटे होते हैं, ठीक है। और हाथ पैर की जो उंगलियां हैं ना वो भी काफ़ी स्वेलिंग आने लग जाती है, मतलब सूजन आ जाती है उनमें, ओके। और वृद्धि का विकास भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है कि फोटोथेरेपी के दौरान महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को नवजात शिशु की आंखों पर आंखों के पैचेस क्यों लगाने चाहिए? जब फोटोथेरेपी होती है तो उस टाइम पर न्यूबॉर्न आइज पर महिला स्वास्थ्यकर्ता को नवजात शिशु की आंखों पर आंखों के पैचेस क्यों लगाने चाहिए, ये बताओ। वो बेटा इसलिए लगाने चाहिए जिससे कि नेत्र श्लेष्मा और रेटिना को चोट ना लगे, है ना, वो चोट से बचे। तो फोटोथेरेपी के दौरान उसको इसलिए लगाया जाता है जिससे नेत्र श्लेष्मा और रेटिना को चोट से बचाया जा सके, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे कुछ 50 क्वेश्चंस जो थे वो आपके ख़त्म हो चुके हैं और ये क्वेश्चंस आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम आपको सिर्फ और सिर्फ, हम ये मत सोचना हम अपने यूट्यूब के लिए कह रहे हैं कुछ हमारा बढ़ेगा, नहीं। यहाँ पे अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना तो आप हमारा चैनल सच में फॉलो कर लो। मैं तो आपकी एक छोटी सी बच्ची हूँ जो मैं बस आपकी एक हेल्प कर रही हूँ, बस वो चीज़ें मुझे आती हैं तो वो ज्ञान बस मैं दे रही हूँ और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट कर देना, मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगने हैं और ये आपको बुक फ़िलहाल अगर है पता तो ठीक, वरना मैं बताने वाली नहीं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे आना पड़ेगा देखने के लिए, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।